दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष 23 अगस्त के शिफ्ट 1 के जीएस के सवालों को लेकर हाजिर हूं। तो एक बार आप अपने जीएस के सवालों को मैच करा लीजिए। आप सभी अपने गंतव्य तक पहुंच चुके होंगे। अब समय आ गया कि एक बार फिर से पेपर उठाइए और एक बार मैच करा लीजिए कि मोटी मोटा जो है आपके कितने सवाल जो है सही हुए थे। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेगा। पहला ही सवाल यहाँ पर दिया गया कि सीक्वेंस हो सकता है कि आपके पेपर में अलग हो, चेंज हो, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत आराम से आप क्वेश्चन देख करके समझ सकते हैं कि भाई इस सवाल का जवाब क्या होगा, क्योंकि सवाल तो एक जैसे रहेंगे। ठीक है, सवाल अलग अलग नहीं होते। हो सकता है इसका सीक्वेंस अलग अलग हो, किसी के पास 113 नंबर पे हो तो किसी के पास ये सवाल 90 नंबर पर हो सकता है। ठीक है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। सवाल था कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपको आतंकवाद से संबंधित कोई सूचना मिली, क्या आपको ये सूचना साझा करना चाहिए? अगर नहीं साझा करते इसका मतलब आप देश से गद्दारी कर रहे हैं। भाई आतंकवादी गतिविधियां कहीं भी अगर जो है होंगी तो हमारे आप सभी के लिए दोस्तों नुकसानदायक होंगी। तो बेहतर ये है कि वो जानकारी आप जरूर साझा करें। तो वही पूछ रहा दोस्तों कि यह किन तरीकों से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दे रहा कि यह अधिकारियों को संभावित खतरों को और अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। यदि आप के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, आप किसी अधिकारी को बताते हैं तो अधिकारी क्या करेगा, संभावित खतरे को पहचानने में जो उसको मदद मिलेगी और तेजी से काम करेगा। बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब हो सकता है, लेकिन अगले ऑप्शन को भी पढ़ने की जरूरत है। यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है। सेना की क्षमता से क्या लेना देना यहाँ पर, ठीक है। करा यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमले को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता कर देगा आतंकवादी संगठन का, तब तो सत्यानाश हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन है। या अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है। यहां भाई आपके सूचना साझा करने से दूसरे देश के साथ संबंध कैसे अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के जवाब तो बिल्कुल गलत है। अगला सवाल दे रहा कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे भूटान को। किसे कहा जाता है? भूटान। भूटान की राजधानी कहां है? थिम्पू इसकी राजधानी है। म्यांमार की राजधानी नायपीडा, इसे नहीं कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वैसे भी स्थिति खराब चल रही है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये भी आपका जवाब नहीं है। जवाब इस सवाल का चौथे नंबर पर है। करा एनएचआरसी। एनएचआरसी का फुल फॉर्म आपको बताना था, बहुत आसान था, कठिन बिल्कुल नहीं है। एन मीन्स हो जाता है नेशनल, एच मीन्स होता है ह्यूमन, और फिर आर का मतलब हो जाता है राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का नाम सुना होगा, ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहां लिखा था नेचुरल, गलत जवाब है। ह्यूमैनिटी गलत जवाब है। राइटियस ये भी गलत जवाब है। तो इस प्रकार से दोस्तों बाकी के ऑप्शन हो गए गलत। अगला सवाल दिया था कि वर्ष 1985 को कौन से अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में दोस्तों घोषित किया गया था। देखिए ईमानदारी से सवाल बताऊं ना, ये जिस भी आदमी ने पेपर सेट किया है, यदि वो मेरे सामने आ जाए और मैं उससे भी पूछ दूं कि अरे भाई आपको ये जानना है कि किस वर्ष को क्या घोषित किया गया, तो रिसेंट में पूछना चाहिए। ऐसे पूछोगे आगे मुझ कर कि बताओ 1990 में किसे घोषित किया गया, ये गूगल और चैट जीपीटी के अलावा किसी को पता वता नहीं होता, चाहे अपने आप को कोई कितना भी बड़ा जो है मास्टर बन जाए। संभव ही नहीं है, इस डेटा को याद करना संभव है। यानी जिन बच्चों ने तुक्का लगाया होगा उन्हीं की कहानी, और तुक्का भी गलती से अगर सही हुआ होगा तब तो ठीक है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे सवालों को नहीं देना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या है, सवाल बनाने का, पूछने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं। जैसे लगता है कि जीएस मतलब कहीं से कुछ भी ठोक दो, यही लोगों के दिमाग में होता है। फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। दृष्टिहीन से इसका कोई संबंध नहीं है। इसे अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था दोस्तों। यहां बच्चे महिला से कोई संबंधित नहीं है, संबंध नहीं, तो युवा आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला था 117वां सवाल था दोस्तों, यहां पर एक सेकंड, ठीक है, हाँ 116 के बाद 117वां सवाल था। मैं इतना आगे क्यों आ गया, कैसे? ठीक है, एक सेकंड में देखूं कितने से शुरू हुआ था। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, हाँ 113 नंबर से स्टार्ट हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा कहीं ऐसा है कि कोई सवाल छूट तो नहीं गया। यहां पर एक खाली स्थान भरना था आपको। लिखा है कि अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती। कौन सी गतिविधि सहायता करती है, इसको इंग्लिश में समझना पड़ेगा। लिखा एक्शन सहायता करता नहीं, एक्शन वगैरह ले लेंगे तो कोई सहायता नहीं मिलेगा। दूसरा लिख रहा मिक्स, इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होती है। यहां पर दो चीजें हैं दोस्तों जिसमें से आपको एक का चुनाव करना है। एक है दोस्तों क्वांटिटेटिव, एक है दोस्तों क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा को बताता है, क्वालिटेटिव मतलब गुणवत्ता को बताता है। ठीक है, गुणात्मक को बताता है। ठीक है, तो मात्रात्मक मत कीजिएगा दोस्तों, यहां गुणात्मक कीजिएगा। गुणात्मक अनुसंधान विधियां जो हैं वह उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। यह अपने आप में लेबल का सवाल था, बहुत शानदार सवाल है, यह भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा।
अगला सवाल देखिए, फिर से आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक में भरना था कुछ। बीपीएन, स्मिशिंग, इमेज फिशिंग, कैट फिशिंग, ऐसे कई सारे ऑप्शन थे, बताइए क्या है। कर में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का, छवि मतलब होता था दोस्तों इमेज, छवि का मतलब क्या है, छवि का मतलब होता है इमेज। छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने, हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद के लिए लिया जाता है। एक तरह से ये मालवेयर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये जो है यह मालवेयर की बात कर रहा है। मालवेयर माने जानते हैं ना, मालवेयर दोस्तों एक तरह का वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस, ठीक है, तो वही पूछ रहा उसी के बारे में। तो बीपीएन तो दोस्तों किसी तरह का कोई कंप्यूटर वायरस नहीं है। स्मिशिंग आपने नहीं सुना, इस वजह से सोचेंगे आप चूज किया जाए। इमेज फिशिंग भी कोई ऑप्शन नहीं है। कैट फिशिंग दोस्तों यहाँ नहीं है, स्मिशिंग ही होता है। यह एक तरह का दोस्तों वायरस होता है दोस्तों, जो क्या करता है, दुर्भावनापूर्ण तरीके से आपके खातों के डेटा को चुराता है, या किसी भी कंप्यूटर के डेटा को चुराया जाता है। तो आप यहाँ स्मिशिंग जिन बच्चों ने किया है उनका जवाब जो है बिल्कुल सही है, बाकी लोगों का जवाब है गलत, ठीक है। अगला सवाल है कि क्रोएशिया, क्रोएशिया का नाम सुना होगा। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कहां है दोस्तों, तो याद रखेगा जाग्रेब इसकी राजधानी है, एम्स्टर्डम नहीं है। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है। यहाँ मैक्सिको सिटी भी नहीं दोस्तों, और डुब्रोनिक भी नहीं है। मैक्सिको सिटी तो मैक्सिको की राजधानी हो जाएगी। एक किताब का नाम दिया था अ लाइफ ऑफ मिसप्रिंट, क्या दिया था दोस्तों, अ लाइफ ऑफ मिस स्पेंड दिया था दोस्तों। इसके लेखक कौन है, नाम दोस्तों अंग्रेजी में है, लेकिन जितने भी लेखक का नाम था हिंदुस्तानी वाले थे। कौन से, महादेवी वर्मा। अब लोगों ने सोचा महादेवी वर्मा ने यामा लिखा, नीरजा लिखा, रश्मि लिखा, तमाम इस तरह की रचनाएं किया, संध्या गीत लिखा, लेकिन ये किताब उनकी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की भी नहीं दोस्तों। भारत एक खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों, ये सबसे प्रसिद्ध कृति है जवाहरलाल नेहरू की। मैथिली से, अच्छा, ज्यादातर बच्चों ने जिन्होंने तुक्का लगाया उनको लगा बाकी सब राइटर तो हिंदी वाले हैं, इसलिए तो हो नहीं सकते हैं। तो बच्चों ने सोचा लाओ जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों यहाँ पे टिक कर देते हैं। यही सोचकर जवाहरलाल नेहरू को टिक कर दिया, जबकि उत्तर गलत हो गया। ये किताब लिखा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ठीक है, बहुत शानदार सी रचना है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, कह रहा आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है। बहुत सोचिए समझिए और बताइए। तो देखिए लिखा है जल वाष्प की उपस्थिति। देखिए जल वाष्प की उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जल वाष्प की उपस्थिति कारण इंद्रधनुष बनता है, अगर जल वाष्प ना हो, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब तक जो आसमान में तैरते हुए कण हैं, जब उन पे बूंदे आ जाती है और सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये तो है नहीं, आपने पढ़ा है, मैं बताऊं आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि आसमान के नीले होने का कारण क्या है दोस्तों, प्रकीर्णन है। लेकिन दिक्कत है दोस्तों यहां पर ये कि प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्रकीर्णन का अर्थ होता है बिखराव। क्या होता है दोस्तों, प्रकीर्णन का अर्थ होता है बिखराव। बिखराव यहां भी दे दिया, बिखराव यहां भी दे दिया, दोनों तरफ प्रकीर्णन की बात कर रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहला और दूसरा जवाब नहीं है, लेकिन तीसरे और चौथे को लेकर के आप हो गए परेशान। तो लिख रहा दोस्तों तीसरे में कि वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। एक्चुअली अगर लड़ाई करनी हो आपको आयोग से ना, तो दोनों जवाब आप सही मान सकते हैं, साबित कर दिया जाएगा। क्यों, कैसे साबित हो जाएगा, अच्छा सूर्य क्या करता है, सातों रंग को धरती पे भेजता है, अरे सातों रंग के मिलने से श्वेत प्रकाश ही बनता है। वही श्वेत प्रकाश दोस्तों जब प्रकीर्णित हो जाते हैं तो उसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से आसमान नीला दिखाई देने लगता है। तो कारण यह भी सही है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। बस यही कारण है सी के चुनाव करने का, क्योंकि सी में लिखा है कि वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है। यहां पर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं दोस्तों, पीएम मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों, उस पर क्या होता है दोस्तों, उन्हीं की वजह से दोस्तों ये प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, और यहां पर नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होने की वजह से पूरा का पूरा आसमान भी क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो कहने को दोस्तों आप 3 नंबर भी कर सकते हैं, बट दोस्तों आप इसे भी जो है मान सकते हैं, ठीक है। एक लड़ाई अगर लड़नी हो तो कहा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है रमन सुब्बा राव। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे दोस्तों, क्या फुटबॉल खेलते थे, नहीं, ये फुटबॉल नहीं खेलते थे, ये हॉकी भी नहीं खेलते थे, ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे दोस्तों, टेबल टेनिस से नहीं, किससे जुड़े थे, क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ये आप याद रखेंगे तो तीसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन है दोस्तों, आपको बताना है। कर ध्वनि, देखिए यूट्रोफिकेशन कभी भी आ जाए ना, यूट्रोफिकेशन का संबंध ही दोस्तों वाटर पोल्यूशन से होता है, जल प्रदूषण से होता है। यहां ध्वनि प्रदूषण का कोई लेना देना नहीं है, ऊष्मीय प्रदूषण का भी कोई लेना देना नहीं, मृदा का भी नहीं, सीधे सीधे यूट्रोफिकेशन वर्ड कभी भी दे दे
ये वर्ड आपको पकड़ना है। अगर यूट्रोफिकेशन वर्ड दे दिया दोस्तों तो आप आंख मूंद कर जल प्रदूषण कर देना, इसका सीधा सा उत्तर होता है। अब नहीं पता हो तो अलग बात है। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन थे? जब दोस्तों 1946 में विमुद्रीकरण किया गया था, उस समय गवर्नर कौन था ये आपको बताना है। तो उर्जित आर पटेल तो नए वाले हैं, डी सुब्बा राव भी बीच में रहे, शक्तिकांत दास भी जवाब नहीं होगा दोस्तों। यहां पर सीडी देशमुख जवाब होगा। सीडी, सी माने हो जाता है चिंतामणि, डी माने हो जाता है द्वारकानाथ और फिर देशमुख हो जाता है, ठीक है, यही तो लिखा है सीडी देशमुख, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को सीडी देशमुख पता था, लेकिन ये चिंतामणि लिख करके जो लिखा शब्द, इसको लेकर कोई परेशान हो गए, सोचे कहीं कुछ और ना हो जाए, लेकिन ठीक है, ऑप्शन नंबर एक ही दोस्तों यहां पर क्या है, सही जवाब है। करा भारतीय संविधान का कौन सा भाग में राज्य के नीति निषेधक तत्वों के बारे में बताया गया है? तो राज्य के नीति निषेधक तत्व कहां बताया गया दोस्तों? संविधान के भाग 4 में बताया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, भाग 2 यहां पर मत कीजिएगा। भाग 2 में दोस्तों किसके बारे में बात हुई है? भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, मूल अधिकार। और भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निषेधक तत्व के बारे में बताया गया। जबकि भाग 5 में दोस्तों क्या है, यहां पर संघ के बारे में बताया गया, ठीक है। और भाग 4 में कहां से कहां तक? तो याद रखेगा 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? वो जो है संबंधित है राज्य के नीति निषेधक तत्वों से। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, आपको बताना है किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया गया था? यह बताना है। सन 2000 में, 2001 में, 2006 में या फिर 1998 में? कब दोस्तों इसको प्रतिस्थापित किया गया था, सिर्फ ये बताना। तो याद रखेगा 2006 में दोस्तों इसे क्या किया गया था? प्रतिस्थापित किया गया था। अच्छा, आप मुझे बताइए ये मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 10 दिसंबर को, नोट कीजिएगा, हर साल 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस दोस्तों मनाया जाता है। यह तथ्य आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए अच्छा सा सवाल है, ठीक है। आराम आराम से पढ़ते चलिए, डिफिकल्ट कुछ नहीं, बस ध्यान देना है, समझना है, ठीक है। करा अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है दोस्तों? जब आप गूगल सर्च करेंगे जवाब आपको उल्टा सीधा मिलेगा। एक्चुअली में जो जवाब मिलता है उनका एक दूसरा नाम है दोस्तों, रसकुक, ठीक है। रसकुक ही याद रखेंगे, बाकी का ऑप्शन नहीं सही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महानदी तो बिल्कुल नहीं, तो उड़ीसा वाली है। नर्मदा दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती दोस्तों, ये वो नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, और उल्टे बहती हैं, पूरब न बहकर दोस्तों पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है। यहां गोदावरी दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, कृष्णा भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं क्यों कंफ्यूजन में कृष्णा जवाब दे दिया, कृष्णा कावेरी नहीं भैया, गोदावरी सही उत्तर है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और ऐसे भारत का पूछता तब दोस्तों आप क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं, ठीक है। करा बीआरआई का पूर्ण रूप क्या है? बीआरआई का फुल फॉर्म दोस्तों आपको बताना था, तो कई चीजें लिखा है। करा बेल्ट एंड रिसोर्स इनिशिएटिव होता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है, बेल्ट एंड, देखिए रिपब्लिक नहीं होता है, बेसिक नहीं होता है, और यहां रिसोर्स नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। याद रखेंगे, बीआरआई का फुल फॉर्म है, ये आप याद रखेंगे। आगे दे रहा दोस्तों आपको फिल करना, यहां पर यह भी कंप्यूटर से संबंधित सवाल है कि विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो दोस्तों इसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं क्या? नहीं, साइबर स्टॉकिंग का कोई लेना देना नहीं है। क्या इसे स्नीकिंग कहते हैं? इसका भी लेना देना नहीं है। क्या इसे स्मैपिंग कहते हैं? जी हाँ, इसे कहते हैं स्मैपिंग, ठीक है। यहां स्पीयर फिशिंग भी दोस्तों मत करिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे यहां पर नहीं, इसे स्पीयर स्पैपिंग भी नहीं कहते दोस्तों, इसे स्पीयर फिशिंग ही कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीयर। देखिए स्पीयर फिशिंग में क्या होता है, यहां पर डेटा को चुराया जाता है। किस व्यक्ति के डेटा को? जो व्यक्ति किसी संगठन की सुरक्षा में लगा होता है, उससे जिस भी संगठन में काम करते हैं वहां से दोस्तों डेटा चोरी होता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे स्पीयर फिशिंग कहते हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा लीक से हटकर ये सवाल है, ठीक है, और डिफिकल्ट भी। करा पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति दोस्तों एक कब घोषित की गई थी? तो याद रखेगा जुलाई सन 2000 में घोषित किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है कहां पर दोस्तों? तो ये अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दोस्तों पूषा का नाम सुना होगा, पूषा बिल्डिंग का नाम सुना होगा। पूषा पहले बिहार में था, 1935 में दोस्तों वहां भूकंप आ गया तो उसके बाद बिल्डिंग ट्रांसफर हो गई, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती
किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग किया है? दोस्तों यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों मांग किया है, ये आप याद रखेंगे। इस सवाल का ज्यादातर बच्चों ने जवाब दिया बांग्लादेश। उनको लगा कि पश्चिम बंगाल दोस्तों भारत में सर्वाधिक धान की उत्पादन के लिए जाना जाता है, कहीं न कहीं बासमती चावल की बात हो रही है और वो पड़ोसी है, तो हो सकता है किसी तरह का झगड़ा हो, किसी तरह का विवाद हो, तो लोगों ने बांग्लादेश जवाब दिया। ये गलत है, पाकिस्तान दोस्तों आपका सही जवाब होगा इस सवाल का सही उत्तर। कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली के लिए दोस्तों आप वर्ली याद रख सकते हैं, वर्ली स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में, तो वर्ली चित्रकला के लिए कौन जाना जाता है? ये महाराष्ट्र जाना जाता है। कह रहा है चिकनकारी के लिए कौन जाना जाता है? हमारे लखनऊ में दोस्तों चिकन की साड़ियां, चिकन के कपड़े वगैरह मिलते हैं। हमेशा खाने वाले चिकन के पीछे मत पड़े रहिए, कुछ ये भी जानिए। तो यहां दोस्तों लखनऊ दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? ये बड़ा शानदार सा सवाल है दोस्तों। महासागर का जो जल है उस जल की अम्लीयता दोस्तों बढ़ रही है, पीएच मान दोस्तों क्या हो रहा है? वो अम्लीय हो रहा है, तो ये आपको बताना है। तो कह रहा है अत्यधिक मछली पकड़ना, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि समुद्री जल के तापमान में वृद्धि, क्यों? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक समय में टेम्परेचर घटेगा भी। तो हम कह रहे हैं चलो सूरज है, तो सूरज के प्रकाश के कारण अगर समुद्र का टेम्परेचर बढ़ गया तो रात में जब सूरज चला जाएगा तब टेम्परेचर घटेगा भी ना, कि घटेगा ही नहीं, हमेशा बढ़ा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो ये तो जवाब आपका नहीं हो सकता। अब तेल रिसाव हर जगह तो होते नहीं है, तो एक ही जवाब सही है दोस्तों, वो क्या है? समुद्री जल के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है वो एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों इसके अम्लीय होने का। यह आपने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन यही इसका सही जवाब है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ये 1885 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, और किसने वायसराय उस समय कौन था? तो डफरिन दोस्तों उस समय वायसराय था। इसके स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे डफरिन दोस्तों वायसराय था। और इसका दोस्तों अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसका संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक, तो संस्थापक कहा जाता है A.O. ह्यूम को। किसे कहा जाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को दोस्तों इसका संस्थापक कहा जाता है, जो कांग्रेस बनी थी। ठीक है, तो 1885 आप याद रखेंगे, ये सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला हवाई अड्डा दोस्तों कहां पे था? अगर दोस्तों पहली बार हवाई जहाज उड़ने की बात करें दोस्तों, तो पहला हवाई जहाज दोस्तों नैनी से उड़ा था, पत्र लेकर के। हाँ, पत्र लेकर के उड़ा था दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो हवाई अड्डा बना है वो हवाई अड्डा बना दोस्तों बॉम्बे में। ठीक है, पहली ट्रेन भी दोस्तों बॉम्बे में चलाई गई, आपने पढ़ा होगा, लेकिन गलत पढ़ा है। पहली यात्री ट्रेन दोस्तों मुंबई में चलाई गई थी, जबकि पहली जो ट्रेन थी वो आपने पढ़ा कि 1853 में दोस्तों ट्रेन चली। लेकिन दोस्तों ये जो 1853 वाली ट्रेन थी दोस्तों, ये यात्री ट्रेन थी, यात्री ट्रेन। इसके पहले दोस्तों 1837 में ही याद रखेंगे मालवाहक ट्रेन चल चुकी थी। ठीक है, भारत में मालवाहक ट्रेन चलती थी, और ये जो चलती थी दोस्तों, ये कहां से कहां चलती थी? तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो मिलेगा रेड हिल्स से चिंतादीपेट तक। ठीक है, चिंताद्री पेट तक दोस्तों ये ट्रेन चलती थी 1837 में ही। तो अगर आप 53 लेके परेशान है तो थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए आप। भारत में व्यवसायों GST के लिए दोस्तों सीमा क्या है? तो याद रखिए, अगर हम गुड्स में डील करते हैं, अगर हम सामान वगैरह बेचते हैं, तो यहां पर सीमा दोस्तों 40 लाख की है। लेकिन यदि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी भी तरह की, तो यहां पर सीमा दोस्तों केवल 20 लाख की है। आपसे पूछा सेवाओं हेतु, तो 5 लाख 10 लाख मत कीजिएगा, सीधा सीधा 20 लाख कीजिएगा, 50 भी नहीं। ठीक है, ये दोनों आंकड़े आप याद रखेंगे, बाकी आप समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़िए। करा उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नाम की सुविधा दिया गया है? स्ट्रिक्स को कहां दिया गया दोस्तों? तो इमोजी भेजने को लेकर स्ट्रिक्स वगैरह का यूज करते होंगे स्नैपचैट पर। ठीक है, स्नैपचैट जो चलाता होगा वो जानता होगा, हम तो चलाते नहीं, हम तो आज इसके बारे में पहली बार पढ़े। ठीक है, अब यूज ही नहीं करते कैसे पता चलेगा? ठीक है, और जब मैंने इसको पढ़ा ना, ये जो स्ट्रिक्स पढ़ा, हमने कहा लगता है इंग्लिश में स्ट्राइक तो नहीं लिख दिया। हमारे यूट्यूब पे दोस्तों कई बार स्ट्राइक्स वर्ड होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग यहाँ इससे मैच नहीं कर रही थी, तो ये था कंफर्म यूट्यूब का ऑप्शन भी नहीं और हो भी नहीं सकता। स्ट्रिक्स की बात कर रहा था, बाद में पढ़ा मैंने तो पता चला नहीं इमोजी से रिलेटेड है।
पल्लव वंश की राजधानी कहां पर दोस्तों, तो कांचीपुरम राजधानी थी, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। महाबलीपुरम दोस्तों यहीं पर है, ठीक है। और पल्लव वंश के बारे में जानते होंगे, कांचीपुरम दोस्तों इनकी राजधानी थी। तो एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है, पता होगा, ठीक है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड, जिसे फाइनेंशियल स्टेबल बोर्ड के नाम से जाना जाता है, स्टेबिलिटी बोर्ड के नाम से जाना जाता है। करा ये करता क्या, यह दुनिया भर के केंद्रीय, अच्छा दुनिया भर की क्यों जिम्मेदारी ले लेगा ये पहले मुझे बताइए, जब है भारत में तो दुनिया भर की जिम्मेदारी इसके पास क्यों है। करा यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता, हाँ कर सकता है। यह विकासशील देशों को क्या करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यह अपने सदस्य देशों को विदेशी मुद्रा का भंडार, कुछ नहीं है। यह वित्तीय स्थिरता कि कैसे किसी भी जो देश है दोस्तों फाइनेंशियली क्या स्टेबल हो, ये इसी के लिए दोस्तों काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे अमिताभ बच्चन जो है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। इसी तरह विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 9 अक्टूबर। ये 10 अक्टूबर मत कीजिएगा, 3 अक्टूबर भी नहीं और 15 अक्टूबर भी जवाब नहीं देना, सीधे सीधे क्या देंगे, 9 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन थे। संघ वर्ड लिखते ही दोस्तों लोगों को लगा नित्यानंद राय कर लेते हैं, गलत जवाब भैया। संघ मतलब हो जाता है कैबिनेट, सीधा सीधा गृह मंत्रालय। ये होम मिनिस्ट्री दोस्तों, यूनियन होम मिनिस्ट्री, ये किसके पास थी आपको ये बताना दोस्तों, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो दोस्तों ये था अमित शाह। अमित शाह अभी भी है दोस्तों, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ही नहीं, वो बताना। तो ट्विटर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन गूगल दोस्तों ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। गूगल क्या है दोस्तों, गूगल एक तरह का सर्च इंजन है। क्या दोस्तों, यह एक सर्च इंजन है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सर्च इंजन है, जैसे गूगल हो गया, एमेजन हो गया, याहू हो गया, ये सब सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। नोएडा जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है, तो गाजियाबाद मत कीजिएगा, बुलंदशहर भी नहीं, ये आता है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। जीबी गौतम बुद्ध नगर का नाम सुना होगा, ठीक है, जीबी नगर, ठीक है। तो याद रखेंगे नोएडा उसी के अंतर्गत आता है। करा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो कार्बन की जरूरत नहीं है। परमाणु ऊर्जा के लिए दोस्तों यूरेनियम की जरूरत है, सिलिकॉन और हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। करा द स्कारलेट लेटर, ये जो बुक लिखा दोस्तों ये किसने लिखा है, करा वाशिंगटन इरविंग ने लिखा, नहीं। मार्क ट्वेन ने लिखा, नहीं। इसको लिखा दोस्तों नथानियल हथॉर्न ने, ठीक है। बहुत शानदार सी किताब है दोस्तों, एक सच्ची घटना पर आधारित है कि एक व्यक्ति को फांसी के फंदे पर कुछ कारणवश दोस्तों उसको 3 घंटा या उससे ज्यादा समय तक दोस्तों लटकाया जाता है। ये उसी के ऊपर लिखी गई किताब है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। लोग पढ़ के गए थे मैगीनाट, क्या पढ़ के गए थे, मैगीनाट। और यहाँ ऑप्शन भी नहीं दिया मैगीनाट, करे तो करेगा बच्चा, यहाँ बच्चों ने कर दिया, लगता है 49वीं पैरेलल लाइन है। अरे अमेरिका कनाडा वाली थी ये जो आप सोच के आए ना, ये अमेरिका कनाडा वाली लाइन थी भाई, इसको कर दिया क्या, ठीक है, इसको कर दिए होंगे तो और गलत हो गया होगा। KW लाइन नहीं दोस्तों, सेंगल लाइन नहीं, इसे सिगफ्रीड लाइन भी कहते हैं या सिगफ्राइड लाइन भी कहते हैं दोस्तों। मैगीनाट का ही दूसरा नाम क्या है, सिगफ्राइड नाम है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत शानदार सा सवाल था। कह विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के दोस्तों अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो विदेश व्यापार लिखा था तो वित्त मंत्रालय मत कीजिएगा, लोग सोचे विदेश समझ के विदेश कर लें, गलत है। MSME भी नहीं है, यह आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया है एक बार अपने पेपर को मिला लीजिए, ठीक है। बहुत आराम से हमने अलग अलग बनाया, हिंदी का अलग दिया हूं और GS का अलग दिया हूं, आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं। इसी तरह डेली जो पेपर होंगे दोस्तों उसका वीडियोस मैं आप सभी को देते जाऊंगा और बस पढ़ते जाइए, मिलाते जाइए। देखिए पढ़ाई लिखाई डेली कीजिए, ऐसा नहीं कि आज एग्जाम दे दिया और आज ही अधिकारी बन गया, अब हमें आगे से पढ़ना ही नहीं है, नहीं, रुकना नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप कल भी नहीं रुके थे तो आज भी मत रुकिए। जिस तरह से कल दिन रात लगे थे उसी तरह से अगर आप लगातार लगे रहेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, अन्यथा हजारों लाखों बच्चे आपको पीछे करने के लिए हमेशा दौड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए आपका ही सिलेक्शन क्यों हो। तो आज भले पेपर दे के आए हैं, एक आध दिन आराम कर लीजिए, लेकिन फिर से तुरंत आप लग जाइएगा। ज्यादा आराम मत कीजिएगा, इस शरीर को जितना आराम देंगे ना ये उतना ही ज्यादा आराम की अपेक्षा करेगा। इससे बेहतर है कि आराम ही न किया जाए। जब तक सिलेक्शन मिल ना जाए, जब तक नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में ना आ जाए, तब तक दोस्तों आराम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।